हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम तथा श्रेणी इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड जो हमारा सिलेबस है वो हमने यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग विद क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। हाई स्कूल में हम लोगों ने थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर पूरी सीरीज सिस्टमेटिक वे में पढ़नी है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस सबसे पहले हमें सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन ये तीन मैथमेटिकल वर्ड्स को जानना बेहद ज़रूरी है। तो इसकी डेफिनेशन, इसके वर्ड्स को रटने में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मेन चीज़ है समझना, तो इसको सबसे पहले समझें। बाकी हम इसको दोनों ही लैंग्वेज में आपके सामने लिख के रख दिए हैं, ये बाद में पढ़ भी सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीक्वेंस को समझते हैं। सीक्वेंस को हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं। है क्या ये? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सपोज हमने 2n-1 ये एक कोई टर्म लिख दिया। इसमें n क्या है? n नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या को बिलोंग करता है। मीन्स n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब अगर हम इसमें 1 रखते हैं तो इसको हम an सपोज कर लें। तो यहाँ पर 1 रखने पर 2 -1 1 आया। 2 रखेंगे, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 -1 3 आया। अब हम 3 रखते हैं तो 6 -1 5 आ गया। इसी तरह से अगर हम 4 रखते हैं तो 8 -1 7 आ गया। अब इन सारे नंबर्स को अगर हम यहाँ पर एक सीरियल में लिख दें तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो 3 है 1 में 2 ऐड करने पर मिलता है, और फिर से अगर हम इसमें 2 ऐड कर देते हैं तो 5 आ जाता है। फिर से इसमें हम 2 ऐड कर देते हैं तो 7 आ जाता है। अब इसका अगला नंबर आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें फिर से 2 ऐड कर दें तो 9 आएगा। इस तरीके से ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, ये जो सिस्टम तैयार हुआ है, इसी पैटर्न को ही हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर बन गई। अ स्पेशल पैटर्न या फिर ऑर्डर भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। किसका? नंबर्स का। तो स्पेशल पैटर्न और ऑर्डर ऑफ नंबर्स और टर्म्स अंडर डेफिनेट रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। मतलब इसको हिंदी में बोले, संख्याओं का या फिर पदों का विशेष स्वरूप, ये स्वरूप है जिसमें एक निश्चित नियम हो, एक पैटर्न हो, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। इसका पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। विदाउट पैटर्न अगर ये होगा तो ये सीक्वेंस नहीं हो सकती है। अब इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो, जैसे कि लिखा है 1। अब 1 में ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ ऐड ही करें। इसमें अगर हम मान लीजिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ गया। फिर से इसमें 4 मल्टीप्लाई करते हैं
तो 16 आ गया। फिर से इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 64 आ गया। तो इसका पैटर्न हम समझ रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते चले जा रहे हैं, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 आ जा रहा है। तो इसका भी पैटर्न हमारे समझ में आ रहा है। इसमें पैटर्न ये है कि हर एक नंबर 4 से मल्टीप्लाई करने पर अपने अगले नंबर को दे देता है। तो सीक्वेंस को हमने दूसरी तरह से भी डिफाइन किया हुआ है। सीक्वेंस इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जैसे हमने यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में एक एग्जांपल जो लिया था, ये एक तरीके का फंक्शन है। अब फंक्शन के बारे में हम यहाँ नहीं बात करेंगे, बस बेसिकली ये समझिए कि फंक्शन एक प्रकार से दो वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट। इनपुट फंक्शन, इनपुट का मतलब है जब हम कोई वेरिएबल उसमें से डिसाइड करते हैं जिसकी वैल्यू हम खुद सोच के अपनी तरफ से रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर n, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और इसमें रखने पर जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है वो आउटपुट बनती है, यानी an। तो ये एक तरह का फंक्शन है। अब इस फंक्शन को आप ध्यान से देखिए, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं fn या फिर an इज इक्वल टू 2n-1। तो हमें ये जो पैटर्न मिला है, ये पैटर्न इसी फंक्शन से ही मिला हुआ है। तो हम इस पैटर्न को दूसरे लैंग्वेज में, थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोल सकते हैं, सीक्वेंस इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। n क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है। अब सीक्वेंस के बाद सीरीज। सीरीज सीक्वेंस के टर्म्स को हम साइन के साथ जब लिखते हैं तो वही सीक्वेंस सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ये सीक्वेंस हमारे सामने लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस के टर्म्स 1, 3, 5, 7, 9, इन सारे टर्म्स को पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम लिखें तो देखिए ये लिखा हुआ है। तो ये अभी यहाँ पर अनुक्रम है, सीक्वेंस है, और अब ये बन गई सीरीज। तो सीरीज कैसे बनती है? टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर कनेक्टेड विद एडिशन साइन, ऑब्लिक, सब्सट्रैक्शन और बोथ। तो अब यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि प्लस साइन ही आए, माइनस साइन भी आ सकता है टर्म्स के साथ, या फिर दोनों साइन भी आ सकते हैं। जैसे इस सेकंड एग्जांपल में हमने दिखाया है कि टर्म्स में प्लस माइनस प्लस माइनस। तो सीधा सीधा सीक्वेंस के टर्म्स को जब साइन के साथ कनेक्ट करके लिखते हैं तो वही सीक्वेंस कन्वर्ट हो जाती है सीरीज में। अब एक चीज यहां पर और बता देते हैं, सीक्वेंस को टर्म्स के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा है इनफाइनाइट सीक्वेंस। मीन्स इसमें क्या है, जब सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स सर्टेन हो, निश्चित हो, जैसे कि अभी सिर्फ यहीं तक लिखा हो 1, 3, 5, 7, तो ये सर्टेन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स केवल 4, तो इसको हम लोग फाइनाइट सीरीज बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें आगे पूरी सीरीज बढ़ती चली जा रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या इसमें कितनी होगी ये हमें नहीं मालूम, तब हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज। मतलब सीधे सीधे पदों की संख्या निश्चित हो, टर्म्स सर्टेन हो, फाइनाइट सीरीज, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स निश्चित ना हो, बहुत सारे हों, तब उसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। इसी बेसिस पर हम सीरीज को भी कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीरीज और फाइनाइट
इनफाइनाइट सीरीज। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे वर्ड प्रोग्रेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेशन को श्रेणी बोलते हैं। ये क्या है? सीक्वेंस को हमने अच्छे से समझा है। अगर सीक्वेंस में एक कंडीशन डाल दी जाए तो वही प्रोग्रेशन बन जाती है, श्रेणी बन जाती है। जैसे देखिए हमने डिफाइन किया है, इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस फॉलोज अ स्पेसिफाइड कंडीशन देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब अब इसको हमें उल्टा समझना है। हमने जो सीक्वेंस को पढ़ रखा है तो सीक्वेंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का अपना एक कोई फॉर्मूला हो। ज़्यादातर सीक्वेंस में फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। जैसे हमने इसको बनाया था तो एक फॉर्मूले से ही बनाया था। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हैं जो फॉर्मूले से आप नहीं उसको डिफाइन कर सकते, लेकिन यही चीज़ हम लोग प्रोग्रेशन में बोल देते हैं। ये ऐसे सीक्वेंस जिसके टर्म्स, जिसके पद एक सर्टेन कंडीशन को फॉलो करते हैं, मतलब उसको हम फॉर्मूले से बांध सकते हैं, तब उसी को हम लोग प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये सुना हुआ वर्ड लग रहा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा। और दूसरा है प्रोग्रेशन का टाइप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी। तो ये अपने आप में पूरा एक अलग टॉपिक है, इसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोग सीक्वेंस पर कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए आपके लिए हमने एनसीईआरटी के बुक के बेसिस पर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने लिख के रखा है। ये बाद में आपके प्रैक्टिस के लिए भी काम आएंगी, और अगर आप नोटबुक बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं। हम इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाते हैं जिससे आपको बाकी के क्वेश्चंस लगाने में हेल्प मिल सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। मतलब एक हमें सीक्वेंस जो कि दिखाई नहीं दे रही, एक हमें सीक्वेंस सोचनी है, इमेजिन करनी है। उस सीक्वेंस का nth टर्म हमको दिया जा रहा है। इसमें 3 पार्ट है, मतलब 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो किसी सीक्वेंस का, जैसे सपोज ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का nth टर्म हमारे सामने ये दिया जा रहा है। अब हमसे ये कह रहा है कि इस सीक्वेंस के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करिए, पहले 4 पद बताओ। तो इस पर कुछ नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कि ये n नेचुरल नंबर है और इसकी स्टार्टिंग हम 1 से ही करेंगे। तो जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1। A1 का मतलब है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, और इसमें 1 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 3। अब अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये क्या आता है? 2 अंडर ब्रैकेट 2 + 2, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया, दूसरा पद आ गया। अब अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें सीक्वेंस का थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो 3 अंडर ब्रैकेट 3 + 2, 5 × 3 15। इसी तरह से हमें 4 टर्म निकालने हैं तो 4 तक जाना होगा। 4 रखेंगे n की जगह पर तो ये आएगा 4
और 4 + 2, तो 4 + 2 6, 6 × 4 24। इस तरीके से हमें सीक्वेंस के 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स मिल गए। ये देखिए, ये सीक्वेंस जो हमसे पूछ रहा था कि उसके 4 पदों को बताओ, तो ये आ गए। इसी तरह से सेकंड पार्ट में भी आपको करना है। यहाँ पर n की जगह पर 1 रखना है, सॉल्व कर लेना है, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आप n की वैल्यू 2 रखोगे, फिर सॉल्व करोगे। इसी तरह से 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, और हम यहाँ से इसी तरह से चारों टर्म्स निकाल लेंगे। इसी तरह से थर्ड वाले क्वेश्चन में भी है, आप इसको देख लीजिए। an is equal to -1 to the power n minus 1 into 5 to the power n plus 1। आप इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो सीक्वेंस का अनुक्रम का पहला पद हमें मिलने वाला है -1 to the whole power 1 minus 1 into 5 1 plus 1। इसको सॉल्व करें, -1 की पावर 0 और 5 की पावर 2। अब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू 25। तो इस तरीके से हमें मिल गया सीक्वेंस का पहला टर्म। अब हम सेकेंड टर्म चाहते हैं, तो n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। an is equal to -1 to the whole power 2 minus 1 into 5 to the power 2 plus 1। इसको सॉल्व करते हैं, तो a2 is equal to -1 to the power 1 into 5 to the power 3। -1 की पावर 1 है तो ये -1 होगा, और 5 की पावर 3 इसकी वैल्यू होगी 125। फाइनल आंसर -125। तो इस तरीके से हमें सीक्वेंस का सेकेंड टर्म मिल गया। इसी तरीके से अब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a3। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म, सीक्वेंस का फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम सेकेंड क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें nth टर्म दिया हुआ है और कह रहा है इसका 20th टर्म फाइंड करिए। तो 20th टर्म हमें कैसे मिलेगा, n की वैल्यू 20 यहाँ पे रख देनी है और यहाँ पर रख देनी है। एक लाइन का आंसर है ये, तो ये आप लगा सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, some sequences are defined as follows, find their first 4 terms। मैचिंग इसकी फर्स्ट क्वेश्चन से ही है लगभग। तो इसमें देखिए कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, जैसे गिवन में हमें कुछ चीज़ें देखिए क्या क्या दी गई हैं। सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म ये दोनों आपस में इक्वल हैं और उनकी वैल्यू 2 है। तो अब अगर हम सीक्वेंस लिखें तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दिया है। अब हमें थर्ड टर्म नहीं मालूम, फोर्थ टर्म नहीं मालूम। तो थर्ड टर्म हमको निकालने के लिए हमें इस सीक्वेंस का पैटर्न चाहिए। फॉर्मूला इसका अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये भी गिवन है। an is equal an minus 1 minus 2, और इसमें एक कंडीशन लगा के रखी है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, n is greater than 2। क्यों ऐसा कहा, अगर हम ये ना देता तो हम स्टार्ट करते 1 से रखना, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से रखते। अगर मान लीजिए 1 रखते तो यहाँ पर 1 जब आप रखोगे तो 1 minus 1 0, a 0, तो सीक्वेंस का 0th टर्म नहीं होता है। इसीलिए ये आपको सोचना पड़े, क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बचा लिया, n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी है।
तो चलो भाई, 2 से बड़ी नंबर नेचुरल नंबर 3 ही हो सकती है, तो 3 हम रखते हैं। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे जब, तो a3 इज इक्वल टू a3 माइनस 1 माइनस 1, a2 माइनस 1, a2 की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1, और ये आ गया 1, तो हमें a3 की वैल्यू मिल गई। अब a4 चाहिए, तो a4 कैसे मिलेगा? इसी फॉर्मूले में n की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 4, तो ये क्या बन गया? a3 माइनस 1। अब हम a3 अभी अभी निकाले हैं, ये वैल्यू आई है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4th टर्म। तो पहले 2 तो उसने दे दिए थे, और 3rd टर्म हमने फाइंड किया, 1 आई उसकी वैल्यू, और 4th टर्म निकाला, 0 आ गया। तो चारों पद सीक्वेंस के तैयार, यही हमसे वो कह रहा था। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन में एक नई सीक्वेंस, इसको अलग से हम बताते हैं आपको, फिबोनाची सीक्वेंस। ये क्या होती है? सपोज एक सीक्वेंस ये लिखी हुई है, तो इसमें एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ध्यान से सुनिएगा कि इसका कोई भी टर्म उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसे प्राप्त होगी? उसके ठीक पहले 2 टर्म जो होंगे उनके सम के बराबर होगी। मतलब जैसे a3 है, तो a3 जो होगा वो a1 और a2 के सम के बराबर होगा। उसी तरह से जैसे a4 की जो वैल्यू होगी वो होगी a2 और a3 के सम के बराबर होगी। तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अगर हम इसको जनरल वे में लिखें तो देखिए, क्वेश्चन में ये इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो फिबोनाची सीरीज का कैरेक्टरिस्टिक ये लिख करके उसमें दे देते हैं। तो इसको जनरल वे में इन्होंने कैसे लिखा है? an, जैसे an लिखा, तो an में अब आगे इक्वल टू, यहाँ से ये 2 कम है तो यहाँ से हम 2 कम कर लेते हैं, फिर प्लस 3, यानी यहाँ से 1 कम है। तो ऐसे भी कह सकते हो। अगर हम nth टर्म लिखें तो इसके ठीक पहले क्या होगा? an माइनस 1। इससे ठीक पहले क्या होगा? an माइनस 2। तो an की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक जिस सीक्वेंस के अंदर होगी उस सीक्वेंस को हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल सिंपल लगेगा। इसमें सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन लगाते टाइम क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है वो पहले लिखते हैं। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। और साथ ही साथ हमें फिबोनाची सीक्वेंस का जो फॉर्मूला होता है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इसने बता दी है, या सीधे सीधे आप कह सकते हो कि ये टर्म्स के बीच एक रिलेशन हमें दे दिए हुआ है, और ये उसने इंडिकेट कर दिया है कि n की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। दैट इज n इज इक्वल टू 3, 4, 5, ऐसी वैल्यू ही इसमें आप रख सकते हो। इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन है
इस फॉर्मूले के लिए कंडीशन है कि इसमें n की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी ही होगी। अगर मान लीजिए आप ज़बरदस्ती इसमें 2 से छोटी वैल्यू रखते हो या 2 रख देते हो तो देखिए उसका साइड इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे सपोज 1 रख देते हैं तो -1, a -1 का मतलब है कि सीरीज में नेगेटिव टर्म, नेगेटिव सीरियल का कोई टर्म होता नहीं। अगर हम 2 रख दें तो 0 a0, तो 0th टर्म कोई होता नहीं, इसीलिए उसने वो इंडिकेट किया। अच्छा, अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड वैल्यू ऑफ an+1 अपॉन an, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। और कब कब? व्हेन n इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। तो चलो भाई n की वैल्यू 1 सबसे पहले यूज करते हैं। n is equal to 1 for n is equal to 1. This formula gives us 1 रखेंगे, 1 plus 1 means a2 अपॉन n की वैल्यू 1 रख रहे हैं 1। अब यहां पर a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 1, तो ये रख देते हैं 1। और a1 की वैल्यू दी हुई है 1, ये भी रख देते हैं 1। तो इस तरह से 1 मिल गया। अगर हम n की वैल्यू 2 यहाँ पर रखते हैं तो अब ये फॉर्मूला हमको क्या देता है? 2 रखेंगे तो 2 + 1 मीन्स a3, और 2 यहाँ पर भी रखेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई, हमें a2 तो पता है 1 है, लेकिन a3 नहीं पता है। तो a3 को क्या करें? पहले इसको हमें निकालना है। ये चीज़ हम पहले नहीं जानते थे कि हमें a3 की ज़रूरत पड़ेगी, अब पता चला है तो हम a3 को निकालते हैं। तो फ्रॉम an इज इक्वल टू an-2 प्लस an-1, और ये फॉर्मूले हमें इंडिकेट कर चुका है कि n की वैल्यू 2 से ज़्यादा रखनी है। तो हम पुट करेंगे इस पे n की वैल्यू 3, तो ये होगा a3 इज इक्वल टू a3 - 2 a1 प्लस 3 रखेंगे a2 आएगा, और a1 की वैल्यू हमारे पास है 1 और a2 की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरीके से a3 की वैल्यू आ गई 2। अब हम पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू 4। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको आगे a4 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो निकाल लेते हैं। तो इसमें रखेंगे n की वैल्यू 4, a4 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 - 2 2, और यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। a2 की वैल्यू 1 है, वो गिवन में है, प्लस a3 अभी 2 निकाला, तो इस तरीके से ये हमें मिल गया 3। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ये हमें हेल्प करेंगी अभी वैल्यू। अब आप a3 की वैल्यू उस साइड में अभी आपने निकाला 2, और a2 की वैल्यू ऊपर हमें दी हुई है 1, तो इसका आंसर आ गया 2। अब इसके बाद n की वैल्यू 3 रखते हैं इसमें, तो देन 3 रखेंगे तो 3 + 1 4, और नीचे होगा 3 डिनोमिनेटर में। a4 देखिए हमने कहा था ना जब हमें हेल्प करेगा, a4 की वैल्यू है 3, a4 की वैल्यू 3 वो यहाँ पर पुट कर देते हैं।
और डिनोमिनेटर में A3 लिखा है। A3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 2, ये 2 यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से n की वैल्यू हमको 4 रखनी होगी, क्योंकि उसने हमको कमांड दिया था कि इसकी वैल्यू कितने केसेस में निकालनी है, 4 केसेस में। n की वैल्यू 1 रखना पड़ेगा, ये निकाल चुके हैं, 2, 3 और अब 4 जब रखेंगे देन 4 रखने पर ये होगा A4 + 1 A5 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में A4 आ जाएगा। अब यहाँ पर A4 तो हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, हमें A5 नहीं मालूम, तो हम इसी फार्मूले से A5 निकालेंगे। कैसे? पुट करेंगे n की वैल्यू 5, तो यहाँ से A5 इज इक्वल, इसमें 5 रखेंगे, 5 - 2 सीधा सीधा हम इसको 3 लिख देते हैं और प्लस 5 यहाँ पर रखेंगे, 4 आ जाएगा। तो ये A3 है, A3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 और A4 की वैल्यू कैलकुलेट की है 3, ये टोटल आ गया 5। तो A5 की वैल्यू 5 मिल गई। अब इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। A5 5 हो गया, A4 3 है। तो इस तरह से हमें ये चारों वैल्यू मिल गई। अब हम अगली वीडियो में प्रोग्रेशन के टाइप्स मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।